मेरा नाम फ़रीद ख़ान है और पिछले तकरीबन 18 साल से मैं मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ जगहों पे चौकीदार की नौकरी किया करता हूँ। जब शुरू शुरू में मैंने काम करना शुरू किया था तो इसका जो आगाज़ था वो मैंने अपने गांव से यानी कि जैकबाबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक गांव मौजूद है, वहाँ पे मैं रहा करता था। और जब मैं 18 साल का हुआ तो जाहिर सी बात है उस एज में लोग अपने रोज़गार के लिए मुख्तलिफ मौक़े तलाश किया करते हैं। तो पहले मैंने अपने गांव में फिर क़रीब जवार में नौकरी तलाश करना शुरू की और बिला आखिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुझे अपने ही गांव में जो हमारे एक जागीरदार थे उनके पास गार्ड की नौकरी मिल गई। वो नौकरी मुझे इसलिए मिली कि उनके पास जो भी जानवर थे कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि रात के औकात में एक एक करके जानवर चोरी हो रहे थे। अब एक दो दिन तक उन्होंने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, लेकिन जब उनको क्लियरली ये पता नहीं चल सका कि जो जानवर हैं वो कौन चोरी कर रहा है या जितने भी जानवर हैं कहाँ पे जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम चाहो तो रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक जहाँ पे मेरा फार्म हाउस मौजूद है या जहाँ पे मेरे जानवर बना करते हैं वहाँ पे गार्ड के तौर पे ड्यूटी अंजाम दो और इस काम के अवज़ मैं तुम्हें 8 से 10,000 रुपये दूंगा। अब हम गांव के लोग थे, सादा लोग थे और इतनी ज़्यादा हमारी ज़रूरियात नहीं थी, तो ये जो 8 या 10,000 रुपये थे वो ना सिर्फ हमारे लिए काफ़ी थे बल्कि हम उस जागीरदार के एहसानमंद थे कि उसने इस बेरोज़गारी में, इस परेशानी में न सिर्फ हमारा हाथ पकड़ा बल्कि मेरे रोज़गार का इंतज़ाम किया। हमारा जो गांव था उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था कि उसके करीब जवार में यानी कि तकरीबन 40 किलोमीटर तक कोई भी गांव मौजूद नहीं था। चारों तरफ खेत ही खेत थे और बीच का जो हिस्सा था वहाँ पे हमारा गांव मौजूद था। इस गांव की जो आबादी थी वो मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 10 या 11 हज़ार के दरमियान थी, यानी कि इतने ज़्यादा घर मौजूद नहीं थे और इनमें से भी जो ज़्यादातर लोग थे वो खेती बाड़ी के ज़रिए अपने रोज़गार का इंतज़ाम किया करते थे। अब ये जो गांव था इसके उल्टे हाथ पे बहुत सारे घर मौजूद थे, बीच में एक कच्चा पक्का रास्ता था जो दूसरे गांव की तरफ या शहर की तरफ जाया करता था, जबकि जो सीधे हाथ का हिस्सा था वहाँ पे शुरू में खेत थे और उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक जंगलनुमा जगह मौजूद थी। अब इस जागीरदार का जो फार्म हाउस था या जहाँ पे इसका अस्तबल था, जहाँ पे इसके जानवर बंधा करते थे, तो वो उन खेतों से और उस जंगल से बहुत ही करीब मौजूद था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे मेरे अलावा कोई गार्ड मौजूद नहीं था, बल्कि मेरे वहाँ पे जाने से पहले भी एक गार्ड वहाँ पे जॉब किया करता था। खैर, जब से मैंने अपनी ड्यूटी संभाली और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं किसी भी तरह पता लगा सकूं कि ये जो जानवर हैं आखिर कहाँ जाते हैं। सर्दियों की रातें थीं और आमतौर पे 7 या 8 बजे तक इस कदर धुंध हो जाया करती थी कि आपको 10 मीटर के बाद का जो एरिया है वो नज़र नहीं आया करता था। अब जब मैं पहली रात अपने काम को करने के लिए उस जगह पे पहुंचा तो मुझे वहां पहुंचते ही कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था ये जो जानवर हैं इनको कुछ नज़र आ रहा है या इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हुई हुई है। कुछ अजीब सा उनका बिहेवियर था, जैसे कि वो किसी परेशानी में हो या कोई आफत या मुसीबत आने वाली हो। कभी जो भी गाय भैंस थे वो एकदम से खड़े हो जाते, कभी एकदम से बैठ जाते और कभी एक तरफ देख के अजीब सी आवाज़ें निकालने लगते। खैर, मैं वहाँ पे बैठा रहा और 2 या 3 घंटे बड़े आराम से गुजर गए। मेरे पास एक लाठी थी, लाठी के अलावा एक बंदूक मौजूद थी जो कि मुझे उसी जागीरदार ने दी थी और उसने कहा था कि अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। खैर, जैसे ही 3-3.25 घंटे गुजरे तो इस धुन में मुझे ऐसा लगने लगा कि जो जंगल की तरफ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त मौजूद हैं उस तरफ से कोई चलता हुआ मेरी तरफ या जानवरों की तरफ
आना शुरू हुआ है। अब जैसे जैसे वो वजूद करीब आ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जिसने काले कलर का लिबास पहन रखा है, और उसके हुलिये को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा फटे पुराने हैं, जैसे कि आमतौर पे फ़कीरनियों के कपड़े हुआ करते हैं। जैसे जैसे वो मज़ीद आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे ऐसा लगने लगा था कि उसकी आंखों में कुछ अजीब सी कशिश मौजूद है, या फिर हो सकता है कि अंधेरे में उसकी आंखें स्पार्क कर रही हों। खैर तकरीबन 7 या 8 मीटर के फासले तक वो आके रुकी और वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, तो मुझे देखते देखते एकदम से उस पत्थर के ऊपर बैठ गई। अब किसी औरत का इतनी रात में नज़र आना, वो भी इस गांव के माहौल में, और वो भी उसका जंगल की तरफ से आना, और ना सिर्फ आना बल्कि एतमाद से एक पत्थर के ऊपर बैठ जाना, ये सारी वो बातें थीं जो गांव के हिसाब से बिल्कुल काबिल कबूल नहीं हो सकती थीं। खैर पहला इंप्रेशन यही था कि हो सकता है कि यही वो चूरनी हो, या यही वो औरत हो जो कि जिम्मेदार हो जिसकी वजह से जानवर यहाँ से गायब होना शुरू हो चुके हों। अब वो काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठी रही, मैं भी उसको देखता रहा, और अब मुझे लगने लगा था जैसे शायद ये कोई मुसाफिर है जो कि शायद रास्ता भूल गई है, या जो यहाँ पे रात गुजारना चाहती है। कुछ देर तक एक अजीब सी खामोशी थी, और उसके बाद उस औरत ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारा। अब जैसे ही उसने मेरा नाम लिया और मेरा नाम लेने के बाद मुझे पुकारा, तो एकदम से मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि ना ही मैं उस औरत को जानता था, ना ही इससे पहले मेरी कभी मुलाकात हुई थी, और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरा नाम ये कैसे जानती है। खैर अब जबकि उसने मेरा नाम पुकारा तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे उसके बारे में मज़ीद पता चले, या मैं उसके चेहरे को बहुत गौर से देख के उसको पहचानने की कोशिश कर सकूं। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो ये देख के मेरे औसान ख़ता हो गए कि जो औरत अभी मुझे अजनबी लग रही थी, या जिसकी शक्ल को मैं पहचानने से कासिर था, उसके बिल्कुल करीब जाने पे ऐसा लग रहा था जैसे ये जो औरत है ये हमारे गांव की एक औरत है जिसका अब से तकरीबन 6 या 7 महीने पहले इंतकाल हो गया था। हाँ, ये वही औरत थी, और ये भला कैसे यहाँ पे आ सकती थी, और किसी मरी हुई औरत का या मुर्दा औरत का यहाँ पे आना और इतनी रात में यहाँ पे आके बैठना। जब मैंने ये देखा तो एकदम से मेरे होश उड़ गए। अब जैसे ही मुझे ये यकीन हो चला कि ये जो औरत है ये वही औरत है जिसका इंतकाल हो चुका था, तो उस वक्त जो भी मुझे आयत आती थी या जो भी तिलावत आती थी वो मैंने करना शुरू कर दी। अब जैसे ही मैंने तिलावत करना शुरू की तो जो औरत थी वो एकदम से कहने लगी कि ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए नहीं आए, न हम तुम्हें डराना चाहते हैं, बस हम इन्हीं जंगलों में इसी रास्ते में घूमा करते हैं, तो अक्सर रात के औकात में इस पत्थर पे आके बैठ जाया करते हैं। अब क्योंकि तुम्हारा काम यहीं पे बैठना है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद वो जो औरत थी वो एकदम से खड़ी हुई, और खड़े होने के बाद पलटी और उसी जंगल की तरफ या उन्हीं वीरानों की तरफ बढ़ती चली गई। मैं मुकम्मल तौर पे पजल्ड था, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने देखा है ये कोई ख्वाब है या एक हकीकत है। खैर कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा, और मेरी आंखों के सामने सामने वो जो औरत थी देखते ही देखते जंगलों की तरफ जाके गायब हो गई। अब कुछ देर के बाद जब मेरे सेंसेस बहाल हुए तो मैंने सोचना शुरू किया कि आज जबकि पहली दफ़ा मैं ड्यूटी पे आया हूँ तो आज मेरा पहली रात में ही इस औरत से सामना क्यों कर हो गया है। खैर जैसे तैसे ये जो रात थी ये मैंने रात काटी, और अगले दिन मैं सोच रहा था कि मैं ड्यूटी पे ना जाऊं। एक अजीब कश्मकश थी मेरे पास, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज थे,
मैं कोई ना कोई जॉब करना चाहता था, लेकिन अगर मैं जॉब पे जाता तो हो सकता है कि दूसरी रात वो दोबारा से वहाँ पे आती। मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। खैर काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा और बिला आखिर जो मेरी मदर थी मैंने उनसे बातचीत की। मैंने उनको बताया कि गुज़श्ता रात जब मैं ड्यूटी पे गया था तो हमारे मोहल्ले में जो एक औरत रहा करती थी, जिसका अब से कुछ महीने पहले इंतकाल हो गया था, वो मुझे वहाँ पे एक पत्थर के टीले पे बैठी हुई नजर आई थी। मेरी मदर का यही कहना था कि हो सकता है कि उसका कारीन हो या उसका हमजाद हो। बेहतर यही है कि तुम वहाँ पे जब भी जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ के जाओ और अपने तौर पे एहतियाती तदाबीर अख्तियार करो। लिहाजा दूसरी रात मेरी मदर के समझाने पे मैं पाक साफ होके नमाज पढ़ के और इवन हिसार करके अपनी ड्यूटी की तरफ रवाना हुआ। मैं वैसे ही वहाँ पे पहुँचा, वैसे ही 2 या 3 घंटे गुजरे और 2 या 3 घंटे के बाद दोबारा मुझे महसूस होने लगा कि जंगलों की तरफ से किसी ने चलना शुरू किया है और जो भी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ मेरी तरफ बढ़ रहा है, बल्कि जितने भी जानवर वहाँ पे मौजूद हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से चेंज होना शुरू हो चुकी है। खैर देखते ही देखते वही औरत, वही मुर्दा औरत चलती हुई उन्हीं कपड़ों में, उसी अंदाज में, उसी पत्थर के पास आके बैठ चुकी थी। आज मुझे कदरे जो खौफ था वो कम महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जानने वाली हो। लेकिन मुझे एकदम से याद आया, मेरी मदर ने कहा था कि अगर हो सके तो रात के औकात में, ख़ास तौर पे जहाँ पे तुम बैठा करते हो, वहाँ पे लकड़ियों को जमा करके आग लगा लिया करो, क्योंकि इस तरह की जो मखलूक़ात हैं वो आग से दूर भागा करती हैं। और ऐसे ही हुआ कि मैंने वहाँ पे जो लकड़ियाँ मौजूद थीं उन पे कागज़ों के ज़रिए आग लगाई और जैसे ही वहाँ पे आग भड़की तो वो जो औरत थी वो एकदम से खड़ी हुई और ऐसा लग रहा था जैसे वो शदीद गुस्से में है और मुझे गुस्से से न सिर्फ देख रही है बल्कि मुझे आंखों ही आंखों में कहना चाहती है कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते ये वापस से पलटी और दोबारा से उन्हीं जंगलों की तरफ जाते जाते एकदम से गायब हो गई। अब जैसे ही वो जंगल की तरफ गई तो मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोबारा से अपनी ड्यूटी को अंजाम देने लगा। इन 2 दिनों में जो मैंने अपनी ड्यूटी दी थी, ना ही कोई जानवर चोरी हुआ था और ना ही कोई नुकसान हुआ था। हाँ, ये जो औरत थी, जो कि एक मुर्दा औरत थी, ये इन 2 दिनों में ना सिर्फ मुझे नजर आई थी बल्कि इसने मुझे डराने की कोशिश की थी। अब इसी तरह पूरा दिन गुजरा और उसके बाद तीसरी रात शुरू हुई। अब जब तीसरी रात शुरू हुई तो जब मैं अपनी ड्यूटी पर निकला तो उस पॉइंट पे पहुंचने से पहले पहले मैंने एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और उस लकड़ी को उठाने के बाद उसमें आग लगा ली। कहा जाता है कि आग से इस तरह की जो मखलूक़ात हैं वो दूर भागा करती हैं। तो आज मेरा प्लान यही था कि जब मैं यहाँ पे बैठूंगा या जब तक यहाँ पे बैठा रहूँगा, मुसलसल लकड़ियाँ जला के आग जला के रखूँगा। और ऐसे ही हुआ कि मैंने वहाँ पे बैठने से पहले ही लकड़ियों में आग लगा दी। और ये जो तीसरी रात थी, इस पूरी रात ना वो औरत आई, ना ही उसके आने के आसार दिखाई दिए। अब मुझे लग रहा था ये जो फॉर्मूला है वो ना सिर्फ कामयाब हो चुका है बल्कि अगर हमेशा मैं लकड़ियाँ जला के रखूँगा तो वो औरत यहाँ पे नहीं आएगी। खैर इत्तफाक से जबकि मैं चौथी रात ड्यूटी पे जाने वाला था तो एकदम से जो मेरी मदर थी उनकी तबीयत ख़राब हो गई। देखते ही देखते उन्होंने वॉमिटिंग्स शुरू कर दी और देखते ही देखते उनकी जो तबीयत थी वो इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि मुझे उनको फ़ौरन से लेके अस्पताल जाना पड़ा। तकरीबन 1 हफ्ते तक जो मेरी मदर थी वो अस्पताल में एडमिट रहीं और इस दौरानिए में अक्सर ऐसा होता कि उनकी आवाज़ बदल जाती। ऐसा लगता जैसे उनके अंदर से कोई मर्द बात कर रहा है
ये कभी कभी उनकी आवाज़ के साथ साथ किसी और औरत की आवाज़ आया करती थी। हम अपने तौर पे मेडिकल इलाज करवा रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेडिकल के साथ साथ रूहानी इलाज की भी ज़रूरत है। खैर इत्तफाक से वो जो अस्पताल था, उसी अस्पताल में एक कारी साहब भी जॉब किया करते थे। जब उन्होंने मेरी मदर को देखा तो उन्होंने देखते ही बोल दिया कि आपकी जो मदर हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई चीज़ हावी होने की कोशिश कर रही है, और अगर ये इनके ऊपर हावी हो गई तो बहुत मुश्किल है कि आपकी मदर बच सकें। खैर मैंने उनसे कहा कि इसका कोई हल बताएं, कोई इलाज करें। तो उन्होंने अपने तौर पे इलाज करना शुरू किया। जब उन्होंने इलाज करना शुरू किया तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मेरी मदर की जो तबीयत थी वो बेहतर हो गई। खैर वो जो कारी साहब थे, जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर कौन है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये जो भी मखलूक है जो मेरी मदर को तंग कर रही है, ये कहाँ से आई है, तो मेरी बात सुनने के बाद कहने लगे कि मेरी इससे बाकायदा कन्वर्सेशन हुई है, और इस औरत का कहना है कि मैं वहीं पे उन्हीं जंगलों में उसी कैटल फार्म के पास रहा करती हूँ जहाँ पे तुम ड्यूटी दिया करते हो, और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम वहाँ पे जाओ या वहाँ जाके हिसार करो या वहाँ पे आग जला के पूरी रात ड्यूटी दिया करो। अगर तुम्हें वहाँ पे ड्यूटी देनी है तो बग़ैर आग के, बग़ैर हिसार के ड्यूटी देनी होगी, और अगर तुम ऐसा भी करोगे तो इससे भी तुम्हारी जान जा सकती है। खैर ये सुनने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि उस कैटल फार्म पे या उस फार्म हाउस पे, उस वीरान जगह पे मज़ीद ड्यूटी नहीं करूँगा। और ऐसे ही हुआ कि अगले दिन जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उसको कह दिया था कि मैं इस जगह पे मज़ीद ड्यूटी नहीं दे सकता। मेरे मना करने पे उसने फिर किसी और आदमी को उधर ड्यूटी के लिए ना सिर्फ रखा बल्कि मुझसे डबल तनख्वाह ऑफ़र की। अब वो जो बेचारा आदमी था वो वहाँ पे गया, उसने भी ड्यूटी देना शुरू की, और ड्यूटी देने के साथ साथ ही 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो भी भाग गया। लेकिन अच्छी बात ये थी, इधर जब से मैंने वहाँ पे ड्यूटी पे जाना छोड़ दिया था तो जो मेरी मदर की तबीयत थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ बेहतर हो रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जो हमारी ज़िंदगी के मामलात हैं वो बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग मेरे बाद भी वहाँ पे आते गए। आने के बाद उन्होंने भी ये सब एक्सपीरियंस किया। उनका भी यही कहना था कि वहाँ पे एक मुर्दा औरत नज़र आया करती है, और जब हम उसको वहाँ से हटाने की या भगाने की मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश किया करते हैं तो हम लोगों के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि हमें किसी भी सूरत में उस जॉब को छोड़ना पड़ता है। और जब इसके बारे में मज़ीद हम लोगों ने मालूमात इकट्ठी की और गांव के जो भी बुज़ुर्ग थे उनसे जब पूछा गया, ये इस औरत का जिक्र किया गया, तो गांव के जितने भी बुज़ुर्ग थे उन्होंने यही बताया कि अब से कुछ अरसे पहले जब इस औरत का इंतकाल हुआ था तो कहा जाता है कि इसके अपने शौहर से या अपने ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात चल रहे थे, और इस औरत के घर वालों का यही कहना था कि इसकी जो डेथ हुई है उसके पीछे इसका शौहर और इसके ससुराल वाले ना सिर्फ इन्वॉल्व हैं बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से जादू के ज़रिए, काले इल्म के ज़रिए या सिफली अमल के ज़रिए इस औरत को मारने की कोशिश की थी। और फाइनली जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो उसके बाद से ये जो औरत है ये उस एरिए में ना सिर्फ भटकती हुई नज़र आती है बल्कि जो भी वहाँ से गुज़रा करता है या वहाँ पे रुका करता है वो उसको अपने आप को ज़ाहिर करती है, और ज़ाहिर करने के बाद वो उसको वहाँ से भगाने की या डराने की कोशिश करती है। इस वाक़ये को काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे गाँव में लोग कोशिश करते हैं कि रात के औकात में उस एरिए में ना जाएं।